नमस्कार। देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसी मॉनसून सत्र में 11/8/2023 को 3 बिल लेकर आए। वो बिल जो पुराने 3 कानून हैं उसमें बदलाव के लिए लेकर आए, जो अपराध से संबंधित हैं। एक पहल वो उस बिल को बदलने की कवायद चल रही है। उसको बदलने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जो बिल ब्रिटिश पार्लियामेंट में गुलामी के समय में वहाँ पास हुए थे। पहला बिल जो है वो इंडियन पेनल कोड 1860 का है, जो आज़ादी से पहले का है। दूसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जो 1872 में बना था। और तीसरा है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। इन 3 कानूनों को बदल करके नए कानून लाने की बात चल रही है, और जो वो बिल माननीय अमित शाह जी ने संसद भवन के पटल पे रखा है। अब बात ये आती है कि इस बिल को बदलने की ज़रूरत क्या थी। आखिर नए बिल में क्या क्या बदलाव किए जा रहे हैं। इस बिल को बदलने की ज़रूरत ये थी कि ये बिल अंग्रेज़ों के समय में अंग्रेज़ों ने अपने हिसाब से ये कानून बनाए थे। और जैसा कि इस कानून के नाम से ही ये प्रतीत होता है कि ये कानून दंड देने के लिए बनाए गए थे, न्याय देने के लिए नहीं। क्योंकि वो भारत के ऊपर उनको राज करना था, और उनके राज करने में, यहाँ पे रूल करने में जो भी आड़े आता था उसको दंड देने के लिए ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर में ये कानून बनाए गए थे। भारतीयों को दंड देने के लिए बनाए गए थे। यह एक गुलामी की मानसिकता हमारे ऊपर अब तक चली आ रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। अब रही बात कि इस कानून को बदल करके अब उस कानून का नाम क्या होने वाला है। इंडियन पेनल कोड का नाम बदल करके भारतीय न्याय संहिता रखा गया है। द क्रिमिनल जो कोड प्रोसीजर है उसका नाम बदल करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रखा गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट का नाम बदल के उसका नाम रखा गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये नाम है जो ये दर्शाते हैं कि ये स्वतंत्रता, हम स्वतंत्र हो गए हैं, और स्वतंत्रता के अंदर में जो भी गुलामी के एक एक चिन्ह को खत्म किया जाना चाहिए। जैसा कि माननीय अमित शाह जी ने संसद भवन के अंदर में ये कहा कि जो पिछले 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से पंच प्रण की बात कही थी, और पंच प्रण में एक प्रण ये भी था कि हम गुलामी की सभी मानसिकता, एक एक गुलामी की चिन्ह को और उसकी मानसिकता को खत्म करेंगे। उसी का एक कदम है, और एक बहुत बड़ा कदम है, और सार्थक कदम है इस देश के लिए। क्योंकि इस देश की जो स्वतंत्रता है वो इससे ही प्रतीत होती है। आप स्वतंत्र हो गए, स्वाधीन हो गए, लेकिन आपके ऊपर गुलामी के ही सारे कानून चल रहे हैं। ये किसी भी स्वतंत्र देश में, स्वाधीन देश में ये संभव नहीं होना चाहिए कि दूसरे के दंड देने वाले कानून को हमारे ऊपर थोपा जाए। अब ये कानून को लाने की इसलिए आवश्यकता पड़ी कि ये कानून न्याय देने के लिए बनाए जा रहे हैं। अब ये न्याय देने के लिए, क्योंकि इसके नाम में ही ये बात खुलकर आ रही है कि ये न्याय देने के लिए बनाया जा रहा है। जैसे भारतीय न्याय संहिता, जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,
ये नागरिक की सुरक्षा की बात है, ये नागरिक के न्याय की बात है। जो हमारे संविधान में सबको समान न्याय और सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसके ही दृष्टिकोण से ये कानून लाने की बात चल रही है और ये कानून बदलने की कोशिश हो रही है। और स्वतंत्र होने के बाद देश के हर सरकारों का ये काम है कि वह अपने देश की जनता को वो न्याय देने का काम करे, और न्याय देना सरकार का काम है। सरकार अगर न्याय नहीं देती है तो वो लोकतंत्र के सही मायने नहीं निकल कर आएंगे। ये कानून आज़ादी के समय ही 1947 के बाद ही ये कानून चेंज कर देने चाहिए थे। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी की, कि इन कानूनों को उसी समय खत्म करके नए कानून बनाने जाने चाहिए थे, ताकि वो लोगों को न्याय दे सके, लोगों को दंड नहीं। इसीलिए इस कानून को उसी समय बदलने की आवश्यकता थी। चलिए 70 साल के बाद, 72 साल के बाद ही ये कानून बदलने की कवायद शुरू हो गई है, और अब ये कानून संसद भवन में बिल पेश कर दिया गया है। इसके बाद ये कानून का रूप ले लेगा। अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर नेहरू जी ने ये काम क्यों नहीं किया। नेहरू जी ने ये काम इसलिए नहीं किया कि वह देश के प्रधानमंत्री तो हुए, लेकिन उन्होंने जो पहली शपथ ली थी वो यूनियन जैक के अंदर में ली थी, और वो ब्रिटिश के ही एक तरह से वो एक उनके ही उत्तराधिकारी के रूप में इस देश के अंदर में काम कर रहे थे। क्योंकि ये इससे पता लगता है कि इस देश के अंदर में 1947 के आज़ादी के बाद भी 1967 तक जॉर्ज पंचम की मूर्ति इस देश के अंदर में स्थापित थी। ये गुलामी का निशानी था। 1968 तक हमारे देश से जो आईबी और जो रॉ जैसे संस्थाओं की जो खुफिया रिपोर्ट थी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में ब्रिटिश को भेजी जाती थी। अब है कि इस बिल के माध्यम से गुलामी के चिन्ह खत्म होने के साथ साथ भारत का भारतीयकरण हो रहा है, और इन बिलों के माध्यम से हमारा देश स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर बढ़ चला है। और 2004-14 के बाद नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार इस देश को स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर लेकर चल रही है, और इस देश के अंदर में जो भी गुलामी के एक एक चिन्ह हैं उसको ख़त्म किया जा रहा है, और उसको प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर रिसर्च करके, स्टडी करके, हर एंगल को देखते हुए उसका अध्ययन करके उसको ख़त्म करने की कवायद चल रही है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जिस समाज में स्वतंत्र समाज वो तभी होता है जब उसका स्वभाषा हो, स्वभूषा हो, और अपने परिवेश में रहने की जो आज़ादी हो, स्वतंत्रता हो, उसी का मतलब स्वतंत्रता होता है, उसी का मतलब स्वाधीनता होता है। अगर वेशभूषा और रहने का जो तौर तरीका है अगर वो स्वतंत्र नहीं है, पराधीन है, अगर वो पराधीन है तो वो देश स्वतंत्र नहीं माना जा सकता, क्योंकि समाज ही जो है राष्ट्र का निर्माण करता है। और जब समाज स्वतंत्र होता है तो अपनी भाषा, अपनी भूषा, अपना परिवेश, अपना सिद्धांत वो अपने ऊपर लागू करता है, तभी वो देश स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर बढ़ता है। और भारत की संस्कृति और सभ्यता और आस्था को अपनाना बहुत जरूरी है, ताकि गुलामी की मानसिकता जो है वो धीरे धीरे खत्म हो सके। यही एक पहल है जिससे कि धीरे धीरे ये लगता है ये गवर्नमेंट जो है वो कन्विक्शन के साथ ये कर रही है। अगर कोई देश पराधीन से स्वाधीन होता है
तो वह सबसे पहले गुलामी के चिन्हों को नष्ट करता है। वह अपने वेशभूषा अपनाता है, वह अपनी भाषा अपनाता है, क्योंकि ऐसा सभी ने, बड़े बड़े देशों ने ऐसा किया है जो पहले पराधीन होते थे, और स्वाधीन होने के साथ ही उन्होंने गुलामी के हर चिन्हों को नष्ट किया, तभी वो जाकर के आज शिखर पे बैठे हुए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज की डेट में वो है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। जब वो आज़ादी पाया तो वो गुलामी के वो सारे नाम चिन्ह जितने भी थे जो गुलामी की याद दिलाएं, उनको नष्ट करके उन्होंने अपनी भाषा, अपनी भेष, अपनी भूषा, ये सारा स्थापित किया। तब जाकर के आज अमेरिका 1960 से और 2023 तक वो दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्र अभी भी बना हुआ है। जिस राष्ट्र की अपनी भाषा ना हो, अपनी भूषा ना हो, वो राष्ट्र स्वाधीन तो है लेकिन वो स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। अब ये बात ये निकल कर आई कि संसद भवन जो है वो नया बनाया गया, ये भी गुलामी के चिन्ह को हटाने का एक प्रयास था, और वो प्रयास सफल हुआ। राम मंदिर का भव्य निर्माण होना ये भारतीय संस्कृति को स्थापित करता है, ये सरकार वो करके लाई है। इसी तरह काशी विश्वनाथ का भव्य मंदिर का निर्माण करना, उसका आधुनिकीकरण करना और उसका चौड़ीकरण करने का ये प्रयास ये इस सरकार ने किया है। इससे ये प्रतीत होता है कि हम अपने संस्कृति की तरफ बढ़ चले हैं, और जिस देश की संस्कृति, जिस देश की उसकी जो सभ्यता है, उसके मूल्य हैं, अगर वो सुरक्षित हैं तो वो देश तभी स्वतंत्र माना जा सकता है। अभी भी जो विपक्ष के कुछ नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बिल नहीं आना चाहिए था, ये बिल लाना गलत है, और इसका विरोध कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन पूर्वक यही कहना चाहता हूं कि ये बिल जो पहले के कानून है उसको रिपील नहीं किया गया है, उस कानून में बदलाव किए गए हैं, और आवश्यकता के हिसाब से कानून में परिवर्तन होने चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर अपराध करने के जो प्रकार हैं वो अगर बदल रहे हैं तो उसके साथ साथ कानून भी बदलने चाहिए। कानून स्टैटिक नहीं हो सकता, कानून में परिवर्तन होने चाहिए, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी के युग में अपराध की श्रेणी भी बदल रही है, और जैसे जैसे समाज में अपराध की श्रेणी और अपराध करने के तरीके अगर बदल रहे हैं तो इस देश के अंदर में कानून के तरीके भी बदलने चाहिए, कानून के प्रकार भी बदलने चाहिए, कानून के जो प्रावधान है उसमें बदलाव होने चाहिए, ताकि समाज को, इस देश की जनता को, इस देश के जो 140 करोड़ की जो आबादी है उसको न्याय और सुरक्षा मिल सके। उसके लिए एक कानून में बदलाव होना जरूरी है, और ये कानून में बदलाव का एक पहल जो है इस देश के लिए अति आवश्यक है और होना भी चाहिए। अब आते हैं इस कानून में क्या क्या आमूलचूल परिवर्तन किए जा रहे हैं। कानून में परिवर्तन यह है कि अब तक मॉब लिंचिंग के ऊपर कोई इस तरह का जो है स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं होता था। इस बिल के माध्यम से ये प्रोविजन लाया जा रहा है कि मॉब लिंचिंग पर 7 साल की जेल या मृत्यु दंड का प्रावधान होगा। पहली बार आतंकवाद को इस बिल के माध्यम से परिभाषित किया गया है, जो अब तक परिभाषित नहीं था हमारे इस अपराध कानून के अंदर। नाबालिग से रेप करने पर मृत्यु दंड का प्रावधान है। सशस्त्र विद्रोह, अलगाववादी गतिविधियां या भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालने जैसे नए अपराध को भी नए अपराध की लिस्ट में डाला गया है। जो बड़े बड़े जो अंडरवर्ल्ड डॉन हैं उनके लिए भी भगोड़े अपराधी की गैर मौजूदगी में मुकदमा चलेगा और सजा सुनाई जाएगी उसे। ये बहुत समाज के लिए बहुत आवश्यक है। आगे है कि छोटे अपराधों की सजा के रूप में पहली बार
कम्युनिटी सर्विस कराने का प्रावधान है। ये बहुत ही अच्छी पहल है। इसका क्या तरीका होगा, इसका मेथोडोलॉजी क्या होगा, वो आगे इसके ऊपर डिस्कशन होगा। आगे जो कमीशन बनी हुई है उस पर रिपोर्टें देंगी, लोग तरह तरह की कमेटियां इसके ऊपर रिपोर्ट देगी, जो फील्ड फॉर्मेशन है वो इकट्ठे किए जाएंगे। उसके बाद इसके ऊपर और इसको रिफाइन करके लाया जाएगा। लेकिन अभी जो बातें निकल कर आ रही है और जो बिल के अंदर में है वो बहुत ही अच्छी पहल है कम्युनिटी सर्विसेज का। इसकी सराहना इवन विपक्षी दल के नेता और जो बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं वो भी इसकी सराहना कर रहे हैं कि जो कम्युनिटी सर्विस है वो वाकई में आज के डेट में हमारे देश की ज़रूरत है और होना चाहिए। आगे चलते हैं। देश में अपराध कहीं भी हो उसकी 0 FIR कहीं से भी दर्ज की जा सकेगी और जीरो FIR दर्ज करने के बाद वो जो संबंधित जो थाना है, कंसर्न्ड जो पुलिस स्टेशन है, वो 15 दिन के अंदर अंदर में वो शिकायत भेज दी जाएगी। FIR के मुताबिक केस डायरी और चार्जशीट सब कुछ डिजिटल होगा। आज के टेक्नोलॉजी के युग में FIR और उससे रिलेटेड जितने प्रोसीडिंग्स हैं वो डिजिटल होने से इससे भ्रष्टाचार भी कम होंगे, लोगों के आने जाने में जो खर्च लगता है वो भी कम होगा। सब कुछ डिजिटल होने के बाद इस देश की जनता को बहुत ही न्याय मिलने में सहूलियत होगी और वो देश की जनता इसको स्वीकार करेगी। आगे है 7 साल से ज़्यादा सजा के केस में फॉरेंसिक टीम जरूरी तौर पर क्राइम जो है वो रिपोर्ट क्राइम स्पॉट पे जाएगी। जो फॉरेंसिक टीम है वो क्राइम के स्पॉट पे जा कर के वो उसकी जरूरी तहकीकात करेगी। बहुत ही बढ़िया इसके अंदर प्रोविज़न ये है कि शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने वालों को भी दंड का प्रावधान है। मौजूदा ट्रायल और छानबीन पर इसका असर नहीं होगा। कहने का मतलब जो एग्जिस्टिंग केस हैं उसके ऊपर नए बिल के जो प्रोविजंस हैं, नया जो कानून आएगा वो उसके ऊपर लागू नहीं होगा। वो पुराने कानून के हिसाब से वो चलता रहेगा। वो केस पुराने जो प्रावधान है, पुराने जो IPC है, CRPC है, एविडेंस एक्ट है, उसके हिसाब से वो केस चलता रहेगा। ये नए केस, आने वाले नए केसों के ऊपर ये लागू होगा। पुलिस या सरकारी ऑफिसर के विरुद्ध केस चलाने के लिए 120 दिनों के अंदर कंसर्न्ड अथॉरिटी जो है उसको सैंक्शन देगा, उसे सैंक्शन मिल जाएगा 120 दिन के अंदर। ट्रायल में गवाहों के बयान आदि के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सहारा लिया जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया है कि गवाह के बयान अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराए जाएंगे तो वो एक अच्छी पहल है। सेक्सुअल क्राइम विक्टिम का बयान भी वीडियोग्राफी जरूरी होगा। FIR के 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करना इसमें अनिवार्य है। ये बहुत ही बढ़िया, ताकि न्याय जो है वो समय से मिले, उसके लिए समय सीमा इसके अंदर में तय कर दी गई है कि 90 दिन के अंदर अंदर ही चार्जशीट फाइल करना अनिवार्य है। सुनवाई पूरी होने के बाद 30 दिनों के अंदर अर्थात 1 महीने के अंदर आदेश या जजमेंट देने का प्रावधान है। 7 साल या उससे ज़्यादा की सजा वाले मामले में जो विक्टिम को सुने बिना सरकार जो है केस वापस नहीं ले सकेगी। 7 साल या उससे ज़्यादा की अगर सज़ा हुई है तो अगर केस सरकार वापस लेना चाहती है तो बिना विक्टिम को सुने हुए वो केस वापस नहीं लेगी। ये बहुत ही बढ़िया पहल है और ये सरकार प्रतिबद्ध है इन सब, ये जो मोटे मोटे जो प्रोविजंस हैं जो खुल करके मीडिया में चर्चा में है उसके ऊपर मैंने बताया। और इस तरह के बहुत सारे प्रोविज़न हैं जिसके अंदर में बदलाव किए गए हैं।
अब इसके अंदर में बदलाव ये भी हुआ है कि जैसे पहले जो है चीटिंग वगैरह के केस के लिए सेक्शन 420 होता था, उसकी जगह पे सेक्शन 316 है, 316। पहले 302 की जगह पे सेक्शन 101 आ गया। सॉवरेंटी, इंटेग्रिटी और यूनिटी के लिए अलग से ही सेक्शन का प्रावधान किया गया है, अलग से धारा का प्रावधान है। भड़काऊ भाषण पर भी सजा का प्रावधान किया गया है। 33,000 फॉरेंसिक विशेषज्ञ तैयार किए जाएंगे इन सब चीज़ों के लिए। तो इससे क्या होगा कि इससे रोजगार भी बढ़ेगा और उसके साथ साथ जो सही न्याय है और समय से न्याय लोगों को, जनता को मिलेगा। इसके लिए भारत के गृह मंत्री और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रही है इस देश की जनता। और इस बिल के जो ये 3 नए बिल लाए जा रहे हैं, इसमें जिस तरह के प्रावधान रखे गए हैं, उसके माध्यम से जो अपराध है, जो केस है, ये 40% की गिरावट आएगी इसमें, यह ऐसा अनुमान लगाया गया है। और इस बिल में जो न्याय की व्यवस्था है वो पूरी की पूरी तरह से डिजिटल हो, इस पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। क्योंकि डिजिटल होने के साथ ही बहुत सारे जो इसके साथ जो कॉस्ट है, लागत है, वो कम हो जाते हैं। लोगों का हरासमेंट कम हो जाता है, लोगों के पास समय बचता है। तो इसीलिए डिजिटल का जो इसके अंदर में जो आवश्यकता है इस टेक्नोलॉजी के युग में, वो डिजिटल इस अपराध के सभी मैकेनिज्म को, सभी प्रोसीजर को अगर डिजिटल कर दिया जाए और जो सरकार इसके लिए जो आवश्यक रूप से इसके ऊपर जोर दे रही है, तो मेरे ख्याल से न्याय मिलने में देर भी नहीं होगी और लोगों को बहुत ही सहजता होगी, सरलता होगी इस तरह के केसों को करने में भी और अपने न्याय को पाने में भी। अगर कोई व्यक्ति पहली बार अपराधी है और वह 1/3 सजा काट चुका है, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। ये सबसे बढ़िया प्रोविज़न है कि अगर कोई व्यक्ति पहली बार उससे गलती से कोई अपराध हो गया है और उस अपराध में वो 1/3 की सज़ा काट चुका है, तो उसको जमानत दे दिया जाएगा। ये इन मोटा मोटी इन सब बिलों के अंदर में ये सब प्रावधान यहाँ किए गए हैं। अब इसमें प्रश्न उठता है कि कितने चेंजेज हुए। तो आईपीसी 1860 के अंदर में 511 धाराएं होती थी, उसकी जगह में 356 धाराएं होंगी और 356 धाराओं में 175 धाराओं के अंदर में बदलाव किया गया है। 8 नई धारा है और 22 धाराएं जो हैं जो एब्सोल्यूट हो गई हैं, जिसका कोई समाज के और अपराध से कोई कंसर्न नहीं है, उसको डिलीट कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। इसी तरह सीआरपीसी जो है 1973 में 478 धाराएं हुआ करती हैं जिसको कि इस बिल के अंदर में वो बढ़ करके 533 हो गई हैं, जिसमें 160 धारा में बदलाव किया गया है, 9 नई धारा है और 9 धारा को डिलीट कर दिया गया है। इसी तरह जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसके अंदर में 167 जो धारा है, अब वो धारा बढ़कर के 170 हो गई है। 23 में बदलाव किए गए हैं, 1 धारा नई जोड़ी गई है और 5 पुरानी धाराओं को डिलीट कर दिया गया है। इस तरीके से इस धारा का पूरा प्रारूप है और इस कानून के माध्यम से जो इस तरह के अपराध की जो तरीका जो बदल गया है, उसको हैंडल करने में, उसको टैकल करने में हमारे मशीनरीज को और हमारे माननीय न्यायालय को भी बहुत ही सहूलियत मिलेगी और इससे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। और जल्द से जल्द इस देश की जनता को न्याय और सुरक्षा दोनों समय से मुहैया कराने की जो प्रतिबद्धता है नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार का, वो बहुत ही सराहनीय है
और इससे देश की जनता लाभान्वित होगी। और मेरा एक अनुरोध है कि हमारे देश के अंदर में जो भी विपक्षी दल के लोग हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं, कृपया इस तरह के न करें, क्योंकि बिल अभी संसद में पेश किया गया है। ये बिल अभी अगले हो सकता है कि विंटर सेशन में, ये शीतकालीन सत्र में इस बिल को पेश करके फिर इसके ऊपर चर्चा होगी। इससे पहले बहुत सारी एक्सरसाइज जो गवर्नमेंट के तरफ से होती हैं, सरकार के तरफ से होती हैं, वो की जाएगी। इसमें अगर कोई परिवर्तन की गुंजाइश है, वो परिवर्तन भी होगी। और बाद में अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी कि इसके अंदर में कोई एडिशन भी होना चाहिए, क्योंकि समाज की ज़रूरत है, तो वो भी की जाएगी। इसीलिए इस बिल को लेकर के कृपया किसी तरह का भ्रम न फैलाएं, क्योंकि ये बिल इस भारतीय लोकतंत्र के आस्था, संस्कृति और उसके मूल्यों के संरक्षण के लिए बनाया जा रहा है। और उसको संरक्षित करना, उसको प्रोटेक्ट करना हम सबकी सामाजिक जिम्मेदारी है। और समाज जब अपने स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है, उसमें सबका सहयोग होना चाहिए, चाहे वो विपक्षी हों या वो पक्ष के हों, क्योंकि वो हैं तो इस भारत माता के सपूत ही। और 140 करोड़ देश की जनता इसको सपोर्ट करे और इसे पास कराने में मदद करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।